नमस्कार साथियों, मैं सार्थक एकेडमी परिवार में आपको स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आगामी रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस साइंस सीरीज़ में आपको जो रेलवे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और रेलवे एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका हम डिस्कस करेंगे। पर डे हम 25 क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे और हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक होंगे। अभी आपको जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसका नेचर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया है, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आया हुआ है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को 9th 10th क्लास में। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमको, तो देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ऑप्शन हैं और इनका दोनों का उपयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इनका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला जो होता है AgCl और AgBr। तो और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब प्रकाश में रखते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये किस रंग का हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर देखिए हम एक फार्मूला लिखते हैं ट्वाइस AgBr। इसे जब सनलाइट की उपस्थिति में आप रखेंगे या सनलाइट में रखेंगे तो ये किस में बदलेगा, ट्वाइस Ag प्लस Br2। ये जो है धातु होगा यानी कि मेटल, और ये जो है गैस, ठीक है दोस्तों, सॉलिड होगा। यहां पर जो सिल्वर होता है ये किस रंग का हो जाता है, तो याद रखेंगे ये हो जाता है तुम्हारे धूसर रंग का होता है। इसीलिए प्रकाश की उपस्थिति में अगर से सिल्वर ब्रोमाइड को रखा जाता है तो इसका भी रंग क्या हो जाता है दोस्तों, धूसर। कहने का अर्थ है कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर से हम प्रकाश में रखते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। तो इसका सही उत्तर भी सिल्वर क्लोराइड होगा और सिल्वर ब्रोमाइड होगा। यहां पर और एक चीज ध्यान रखने योग्य है, जैसे कि हमने लिखे सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रख रहे हैं हम सनलाइट में, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है, अर्थात ट्वाइस Ag प्लस Br2, और एक इसमें जाएगा गैस में और ये आ जाएगा सॉलिड में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना क्या कौन सी अभिक्रिया है, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहां पर क्वेश्चन आया है कि निम्न असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, और अगर कोई भी एग्जाम की अगर बात करें तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। देखते हैं यहां आंसर। यहां पर जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12 and 6। यहां अर्थात यहां पर 12 जल के अणु लेंगे और साथ में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लेंगे, तो इस प्रकार बनेगा ग्लूकोज। ये जो होता है इसे कहते हैं प्राथमिक उत्पाद। इसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पाद, जबकि ये जो है सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा बनाना चाहते हैं ग्लूकोज अपना भोजन, लेकिन साथ में हमें प्राप्त हो जाता है ऑक्सीजन और जल भी। अब यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का स्रोत क्या हुआ, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत दोस्तों प्रकाश संश्लेषण ही हुआ। चूंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, अतः वायुमंडल में अगर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है एक निश्चित अनुपात में, तो उस स्थिति को हम प्रकाश शुद्धिकरण अभिक्रिया करते हैं। अर्थात वायुमंडलीय शुद्धिकरण अभिक्रिया हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ है वो किससे हुआ है, तो ये जो उत्पन्न हुआ है दोस्तों जल से। किससे उत्पन्न हुआ है, जल से।
तो याद रखना ऑक्सीजन का उत्पाद क्या होता है, जल से, क्योंकि ये जल जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है और हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। साथ में जो प्राइमरी प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हमें ग्लूकोज, इसे कहा जाता है, इसे हम कोशिका का ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का ईंधन पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि अगर से किसी भी व्यक्ति या फिर इंसान या फिर जीव को कार्य करना है तो उसके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही ऊर्जा प्राप्त होती है हमें किससे, ग्लूकोज से। साथ में इस प्रकार और कोई क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक कौन सी अभिक्रिया है, तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक उपचयी अभिक्रिया है। क्या वो अभिक्रिया है, उपचयी। ये उपचयी अभिक्रिया क्या है, तो याद रखना उपचयी को कहा जाता है इंग्लिश में एनाबॉलिक, और यहां पर दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे अणु मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो यहां पर देख रहे हो कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिले तो ये निर्माण किया ग्लूकोज का जो एक बड़ा अणु है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक उपचयी अभिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, हम वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह एक मात्र कल्पना मात्र है, और वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए नाम है क्योंकि वास्तव में जो है सूर्य प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, अर्थात प्रतिच्छेद करते हैं, और जब प्रतिच्छेद करते हैं तो वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए हम उसको पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। मान लो वास्तविक प्रतिबिंब यहां से, मान लो ए बी एक वस्तु है जहां से प्रकाश किरण निकली और किसी दर्पण से टकराते हुए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए, तो हमें यहां पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और हमें हमेशा पर्दे पर जो प्राप्त करते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त हो करते हैं, साथ में वो छोटा और बड़ा हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन में और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स का पूर्ण रूप दोस्तों यहां पर है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अब एड्स क्या है, तो एड्स का फुल फॉर्म तो दिया है, लेकिन एड्स से संबंधित और सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम उनको देखते हैं। एड्स का जो वायरस होता है दोस्तों, सबसे पहले एड्स कौन सी जनित रोग है, तो याद रखना एड्स जो है वायरस जनित रोग है। कौन सी, वायरस जनित रोग है, और वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। अब एड्स जो होता है वायरस से होता है, तो एड्स का वायरस इसे कहा जाता है HIV वायरस। क्या कहते हैं, HIV वायरस, अर्थात HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये होता है दोस्तों HIV का फुल फॉर्म। और होता है यहां पर जो HIV का वायरस है, HIV का वायरस एक किस प्रकार का वायरस है, तो ये होता है दोस्तों रेट्रो वायरस। इसे क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस। अब ये जो रेट्रो वायरस होता है दोस्तों, ये जो होता है, ये इसका जो निर्माण होता है RNA से DNA में इसमें बदलने का गुण पाया जाता है। रेट्रो वायरस में एक गुण पाया जाता है, RNA से DNA में बदला जाता है। इसको जनरली क्या होता है, DNA से RNA का निर्माण होता है, DNA से RNA का निर्माण होता है। लेकिन ये जो रेट्रो वायरस होता है ये RNA से DNA का निर्माण करता है, और DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहां पर RNA से DNA का निर्माण हो रहा है, यहां पर एक एंजाइम कार्य करता है जिसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां पर एंजाइम कार्य करता है जिससे RNA से DNA का निर्माण होता है। साथ में एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1
दिसंबर को। और जानकारी के लिए सुन लीजिए कि विश्व में पहला एड्स का मामला जो आया था सामने, फर्स्ट मामला कहां आया था दोस्तों? अमेरिका में आया था। कहां पर? अमेरिका में आया था। साथ ही कब आया था? ये 1981 में आया था। जबकि भारत में पहला मामला जो आया था वर्ष 1986 में आया था। और कहां पर आया था? तो ये चेन्नई में आया था। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको भी साथ में याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है? तो निपतन यानी कि आप लोग समझ लेना कोलैप्स। क्या होता है? कोलैप्स। कोलैप्स होता है। कोलैप्स मतलब कि धंसना या फिर पिचकने से रोकना। पिचकने से रोकना। तो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपास्थि वलय। उपास्थि वलय, सॉरी दोस्तों, यह उपस्थित वलय हो गया है, इसका नाम है उपास्थि वलय। उपास्थि क्या होता है? तो अस्थि का सॉफ्ट फॉर्म। क्या होता है ये? अस्थि का सॉफ्ट फॉर्म। जैसे कि यहां पर दिख रहा है हमें चित्र में कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है? तो ये जो होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है ट्रेकिया। इसे क्या कहते हैं हम? ट्रेकिया, या फिर इसी को कहा जाता है विंड पाइप अर्थात श्वास नली। इसे क्या कहते हैं हम? श्वास नली। अब यहां पर जो आप लोग रचना देख रहे हो, ये जो होता है सेमी सर्कल आकार का होता है। सेमी सर्कल आकार का होता है। और इसी का कार्य होता है दोस्तों इस मार्ग को पिचकने से या फिर धंसने से, एक दूसरे के विपरीत ध्रुवण होने से रोकना। तो हम कह सकते हैं कि इस जो वलय का कार्य क्या होता है? इस विंड पाइप को या ट्रेकिया को पिचकने से रोकना। ठीक है, तो इसी का उत्तर आ जाएगा उपास्थि वलय। ठीक है दोस्तों, उपास्थि वलय। और यहां पर और एक बात याद रखने योग्य है कि इन जो वलय का निर्माण होता है वो किससे होता है? उपास्थि से। साथ में और हमारे शरीर में उपास्थि कहां कहां है? तो याद रखें हमारे नाक के ऊपर, नाक में और कान में, यहां पर भी क्या है? तो उपास्थि। और तीसरा नंबर में उपास्थि वलय में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम का सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है तो इसे हम कह सकते हैं V बटे आई इज इक्वल टू आर। अब ये जो V बटे आई इज इक्वल टू आर है, आर यहां पर नियतांक है। आर यहां पर क्या है? नियतांक है। अब यहां पर सुन लीजिए, जब मान लो ये परिपथ है, ये क्या है? परिपथ। ओम का नियम कहता क्या है? तो ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? जब किसी धातु के सिरों के बीच, जब किसी धातु के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न धारा क्या है? जब किसी धातु के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न जो धारा है या उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और इसे लिखते हैं V बराबर आई आर। अनुक्रमानुपाती हटाकर हम एक नियतांक लगा दिए R, V बराबर आई आर। V अनुक्रमानुपाती I बराबर V अनुक्रमानुपाती I, और इस प्रकार हमको प्राप्त होता है V बराबर आई आर। और V अपान आई इज इक्वल टू आर जो होता है ये नियतांक के रूप में होता है। अब यहां पर ओम का नियम, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ओम का नियम कहां कार्य करता है? ओम का नियम वहां कार्य करता है जब तापमान जो है स्थिर रहे। तो यहां पर क्या है? तापमान का स्थिर होना भी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है? तो एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण हमें किस कारण से दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब जब प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, और इस याद रखें
जो बारीक किरण हमें अगर से किसी कमरे में दिखाई दे रहा है तो उसे कहा जाता है दोस्तों टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। अब यहां पर याद रखना कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित 2022 में ग्रुप डी का क्वेश्चन, 2022 में ग्रुप डी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें टिंडल प्रभाव से संबंधित या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे याद रखना कि और प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है, तो याद रखना कि सूर्य और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य कैसा प्रतीत होता है? सूर्य प्रतीत होता है हमें रक्ताभ अर्थात लाल कलर का। ये भी क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। स्वच्छ बादल का नीला दिखना, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। उसके अलावा गहरे जल का नीला दिखाई देना, ये भी क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन में क्या है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो याद रखना श्वसन, सबसे पहले मैं बता दूं कि श्वसन है क्या। तो श्वसन का अर्थ क्या होता है? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। इस श्वसन होता है, याद रखिएगा कि गैसों के आदान प्रदान अर्थात एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों के आदान प्रदान या गैसों के विनिमय के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, गैसों के विनिमय से ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? श्वसन। अब श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? इसका आंसर जो होगा पायरुवेट के CO2 H2 और ऊर्जा के रूपांतरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है अपने को? ऑक्सीजन गैस की। यहां पर क्या होता है? सबसे पहले हमारे शरीर में जो कोशिका में ईंधन पदार्थ होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हम ग्लूकोज कहते हैं। हमारे जो शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है इसी ग्लूकोज से होती है। साथ में एक ग्लूकोज का निर्माण हमने देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो इसी ग्लूकोज से हमें शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या प्राप्त करना है? ऊर्जा प्राप्त करना है। तो इस स्थिति में क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होता है? पायरुवेट के CO2 H2 और ऊर्जा के रूपांतरण में। 1 मिनट दोस्तों, यहां पर ऑप्शन के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। देखिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है ये किस में बदलेगा? सबसे पहले 2 पायरुवेट एसिड में बदलेगा। लेकिन ये जो है 2 पायरुवेट एसिड में बदलेगा, ये बिना ऑक्सीजन के बदलेगा, बिना ऑक्सीजन के, अर्थात ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित। जो ग्लूकोज है 2 ऑक्सीजन में 2 पायरुवेट एसिड में बदलेगा लेकिन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ये पायरुवेट एसिड और ये जो अभिक्रिया कहां पर संपन्न होगी? तो साइटोप्लाज्म में। कहां पर? साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में। अब इस पायरुविक एसिड से किसका निर्माण होगा? तो याद रखना पायरुविक एसिड से जो निर्माण होगा, पायरुविक एसिड से निर्माण होगा हमारे अमीबा और ईस्ट में। याद रखना, अभी ईस्ट को लीजिए, ईस्ट में क्या होगा? इस पायरुविक एसिड से एल्कोहल का निर्माण होगा, एल्कोहल का, और साथ में एनर्जी का इस्तेमाल होगा, एनर्जी भी उत्पन्न होगी और CO2 गैस भी क्या होगा? उत्पन्न। अगर से इस पायरुविक एसिड को कम ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, मतलब कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुविक एसिड से किसका निर्माण होगा? लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। और साथ में यहां पर भी क्या उत्पन्न होगी? तो एनर्जी उत्पन्न होगी। अब ये जो लैक्टिक होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड से क्या होता है? तो ध्यान रहे, जब हम कभी दौड़ लगाते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं, उस स्थिति में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है।
जो हमारे मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है कौन? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का जो निर्माण होता है। उसके अलावा जब ऑक्सीजन की मात्रा हमको भरपूर मिलती है तो उस स्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुविक एसिड है वो सबसे पहले क्या? एटीपी के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, साथ में जल भी बनेगा और साथ में CO2 भी बनता है। अब इस शरीर में ये CO2 का कार्य क्या है? CO2 का क्या होगा? तो याद रखिए इस शरीर में जो है CO2 हमारे नाक के द्वारा वो बाहर आ जाएगा। अब नाक तक कैसे पहुंचेगा? तो नाक तक पहुंचता है दोस्तों 3 स्टेप में। कैसे कैसे? तो पहला स्टेप होता है उसे कहते हैं हम, पहला जो होता है प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा के द्वारा जो पहुंचेगा कितना? प्लाज्मा के द्वारा पहुंचेगा 7%। उसके अलावा दूसरा होता है कार्बोनेट्स यानी कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में ये पहुंचेगा कहां पर? 70%। और साथ में तीसरा नंबर जो आता है कार्बामिनोग्लोबिन के रूप में जो पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 23% CO2। अब इस प्रकार हमारे शरीर से क्या हो जाता है? CO2 बाहर निकल जाता है। अब यहां पर ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मात्रा में CO2 किस रूप में बाहर आता है? तो किस रूप में? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कितना परसेंट? तो 70% हमारे शरीर से CO2 बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन 9। यहां पर लिखा है कि बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो याद रखना, बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो यहां देखिए, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है यही होता है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। इसे कहा जाता है तंतु। और इसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, बल्ब उतना ही ज्यादा चमकेगा। अर्थात इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है। तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हम इसको पतला और लंबा बनाते हैं। और साथ में याद रखना कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भी भरी जाती है, जो एक निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। और साथ में नाइट्रोजन भी भरी जाती है। अब नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है बल्ब के अंदर? तो याद रखना, नाइट्रोजन का कार्य होता है बल्ब के अंदर तापमान को नियंत्रित करना। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी जंगल में आग लग गया है तो उस स्थिति में उसको कौन नियंत्रित करता है? कौन सी गैस नियंत्रित करता है? तो याद रखना नाइट्रोजन। तो उसी प्रकार बल्ब के अंदर भी क्या होता है? नाइट्रोजन गैस इसके तापमान को नियंत्रित करता है। और क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फिलामेंट को अत्यंत पतला और लंबा बनाते हैं। अब इसका डिस्क्राइब आप यहां से निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है ρL/A होता है। अर्थात R अनुक्रमानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ठीक है, R व्युत्क्रमानुपाती A। तो यहां पर देख रहे हैं कि अगर से हमको उच्च प्रतिरोध प्राप्त करना है तो लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, जो यहां पर लंबा बनाया जाता है ये। और दूसरा नंबर में अत्यंत पतला बनाया जाता है। ठीक है, पतला मतलब कि उसकी मोटाई को कम की जाती है। तो ये जितना कम होगा दोस्तों, इसका प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? जो फिलामेंट होता है उसे पतला और लंबा बनाया जाता है। साथ ही और एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लीजिए कि जो बल्ब के फिलामेंट का निर्माण किससे होता है? तो बल्ब के फिलामेंट का निर्माण होता है टंगस्टन धातु से। और इस टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। आगे बढ़ते हैं, देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व ज्ञात तत्व है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा, पहला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है थोरियम। यहां न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने सन 1866 में, कब? 1866 में
एक नियम दिया था जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम किससे संबंधित है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किससे संबंधित है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो संबंधित है हमारे आवर्त सारणी से संबंधित है। आवर्त सारणी में न्यूलैंड ने किस प्रकार से तत्वों को क्रम से रखा? तो याद रखिएगा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार न्यूलैंड ने तत्वों को रखा। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन था, अंतिम तत्व थोरियम था। और याद रखना, इसे क्यों कहते हैं अष्टक नियम? तो जो न्यूलैंड का नियम है अष्टक नियम, ये किसके ऊपर आधारित है? तो संगीत के 7 स्वर के ऊपर आधारित है। संगीत के 7 स्वर के ऊपर आधारित है। अब ये संगीत के 7 स्वर के ऊपर आधारित है, तो इसका मतलब क्या है? तो जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 के बाद फिर से सा आ जाएगा, अर्थात एक तत्व जो है, पहला तत्व अपने 8वें तत्व से समान गुण प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? समान गुण प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार न्यूलैंड ने क्या किया? आवर्त सारणी में अपना न्यूलैंड अष्टक नियम दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो निम्न में से कौन सा जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? याद रखना, जीवाणु और कवक होते हैं। अब ये जीवाणु और कवक ही क्यों होते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में? अब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ याद रखिएगा, इसे पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं। सफाई कर्मी या फिर पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का अपमार्जक। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जीवाणु और कवक होते हैं, ये पृथ्वी पर अपघटित, जो पृथ्वी पर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं और इस प्रकार इनका विघटन हो जाता है, और विघटन होने पर ये अंतिम रूप में किस में आ जाते हैं दोस्तों? ह्यूमस के रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार हम जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सफाई कर्मी या फिर अपमार्जक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और याद रखना, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। और इसको कहा जाता है कवक का अध्ययन, इसे कहते हैं हम माइकोलॉजी। और कवक की खोज किसने किया? तो माइकेली नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? तो यौगिक एक्स क्या है? यहां पर जिप्सम की बात हो रही है और जिप्सम को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है जिप्सम। इसे क्या कहते हैं? जिप्सम। और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं। तो याद रखना, इसे 373 केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हेमीहाइड्रेट है और इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। अब जो हेमीहाइड्रेट हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे, और इसका उपयोग कहां करते हैं? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है। देखिए, जब परमाणु क्रमांक ब्लैंक्स और नाभिकीय आवेश ब्लैंक्स, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ब्लैंक्स, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या ब्लैंक्स। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है? हाँ, बढ़ते हुए और घटते क्रम में बताया गया है। तो देखते हैं, यहां पर जब परमाणु क्रमांक खालिस्तान, किस तत्व की बात हुई है? लिथियम और फ्लोरीन की बात। तो यहां पर देखते हैं, लिथियम जो आवर्त नंबर 2 में है, ये आवर्त सारणी है, और लिथियम जो है आवर्त नंबर 2 में है। तो हमको जाना है लिथियम से फ्लोरीन की ओर। तो बढ़ते हैं आगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है। इनका परमाणु क्रमांक जो होता है, लिथियम का होता है 3, 4, 5,
6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले जब परमाणु क्रमांक खालिस्तान और नाभिकीय आवेश खालिस्तान, तो लिथियम से, तो सबसे पहले जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इसका उत्तर ये होगा। कैसे कैसे तो बताते हैं आपको। पहला में देखिए, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले देख लीजिए लिथियम के बारे में। ये हुआ हमारा पहला कक्षक, ये हुआ हमारा दूसरा कक्षक। तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिथियम है, और दूसरे कक्षक में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यहां उसके बाद लिथियम के बाद दूसरा नंबर में क्या है, लिथियम के बाद है बेरिलियम। तो बेरिलियम का भी बना लीजिए ऐसे ही, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, और इसका होता है बेरिलियम का 4। तो इस प्रकार ही आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि द्वितीय आवर्त में परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, तो यहां पर वही कहा गया है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, बढ़ रहा है। लिथियम 3 है तो ये बेरिलियम 4 है। और नाभिकीय आवेश, चूंकि नाभिकीय आवेश कैसे बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा परमाणु क्रमांक बढ़ने से, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही उसका परमाणु क्रमांक होता है, जिसे आवेश कहते हैं। तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। और नाभिकीय आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, यानी कि जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक को बढ़ाएंगे, अर्थात लिथियम में 2 था, 3 था, उसके बाद बेरिलियम में 4 हो गया, तो यहां पर बीच में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। तो ये बाहरी आवेश को क्या करेगा, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अर्थात नाभिक में क्या आवेश में वृद्धि होगी। और इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या। अब देखिए दोस्तों, बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यहां पर भी परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण आवेश भी बढ़ रहा है। जब दोनों के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, अर्थात बाहरी जो कक्षा है वो कहीं ना कहीं संकुचित होगा। इसलिए उत्तर क्या होगा, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी आगे और क्वेश्चन देखेंगे इनसे संबंधित, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखते हैं, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। SER अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब ये क्या है, तो याद रखना ये होता है कोशिका के बीच में पाया जाता है केंद्रक के अंदर क्या होता है, DNA RNA, जो आनुवांशिक गुण के लिए आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। और यहां पाया जाता है दोस्तों साइटोप्लाज्मा अर्थात कोशिका द्रव्य। अब इस केंद्रक से लगा हुआ रचना जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे कहते हैं हम अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका। और इसी अंतः प्रद्रव्य जालिका को कहते हैं हम कोशिका का कंकाल। क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं। और इस कोशिका के कंकाल में याद रखना ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ER के कितने टाइप हो गए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के 2 प्रकार। एक हो गया SER और एक हो गया RER। इसको बोलते हैं चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जबकि इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अर्थात ये चिकनी, और ये क्या हो गए, खुरदुरी। अब ये चिकनी होती है, तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत कोशिकाओं में, कहां पर, यकृत कोशिका। और यकृत क्या है, तो याद रखें यकृत को कहते हैं हम इंग्लिश में लीवर, और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। और इसका निर्माण होता है दोस्तों हेपेटिक सेल से। किससे होता है, हेपेटिक
सेल से। और लीवर को कहा जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। क्या कहते हैं? केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर, तो जो ये अंतः प्रद्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है? SER, अर्थात ये क्या है? चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। जबकि यहां पर जो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? RER, अर्थात खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब ये जो खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका है, यहां पर चिपके होते हैं राइबोसोम के कण, और इन राइबोसोम के कण का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस RER का कार्य हो गया प्रोटीन का निर्माण करना, जबकि SER का कार्य हो गया यहां पर औषधियों और विषों का निरावेशन करना। मुख्य कार्य जो होता है इस SER का लिपिड संश्लेषण का होता है, अर्थात वसा का संश्लेषण करना। लेकिन यहां पर यकृत कोशिका आ गया है जो हमारे विषों का निराकरण भी करता है, विषों का निराविषीकरण भी करता है। इसीलिए उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, औषधियों और विषों का निराविषीकरण। देखते हैं आगे। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान है। ये क्या है? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो सबसे पहले सजातीय श्रेणी की परिभाषा सुने। सजातीय श्रेणी क्या होता है? तो याद रखना, किसी कार्बनिक श्रृंखला में, किसी यौगिक के कार्बनिक श्रृंखला में, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को किसी क्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करना, इसे क्या कहते हैं हम? समजातीय श्रेणी। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए मान लो एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? एल्कोहल नहीं, सबसे पहले लेते हैं हम मीथेन, CH4। अब CH4 में जो होगा CH3OH, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किसने किया? इस हाइड्रोक्सिल आयन ने। फिर देखना इस OH ने। उसके बाद C2H5, C2H6, एक मिनट, C2H6, यहां पर हो जाएगा C2H5OH। यहां पर किसने प्रतिस्थापित किया? एक हाइड्रोजन को तो OH समूह ने। उसके बाद C3H8, यहां पर हो जाएगा C3H7OH। यहां पर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किसने किया? OH समूह ने। अर्थात यहां पर जो OH हुआ ये क्रियात्मक समूह हुआ, तो क्रियात्मक समूह के द्वारा एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? समजातीय श्रेणी में एक हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन होगा वो किसी क्रियात्मक समूह के द्वारा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? समजातीय श्रेणी। अब याद रखना यहां पर अब यहां आप लोग देखिए कि इनके बीच में क्या हो रहा है। तो इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है? तो याद रखना इनके बीच में जो अंतर आएगा CH2 का आएगा अंतर। कितना? दो समजातीय श्रेणी के बीच में कितना अंतर आएगा? तो CH2 का अंतर आता है दो समजातीय श्रेणी के बीच में। तो यही पूछा गया है कि दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो CH2 का होता है। CH2 का अर्थ होता है अर्थात 6 का कार्बन का हो जाएगा 12 परमाणु द्रव्यमान, साथ में हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा कितना? 14। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है? तो यहां पर है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, फ्यूज तार बनाने के लिए करते हैं टीन और लेड का। किसका? टीन और लेड का। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? फ्यूज तार बनाने के लिए। फ्यूज तार बनाने के लिए। उसके बाद फ्यूज तार को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है।
विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। नहीं दोस्तों, यहाँ पर उत्तर दूसरा सही है कि फ्यूज तार को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, बिल्कुल। और किस रूप में जोड़ते हैं तो याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, फ्यूज तार बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं, उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना, गोलीय दर्पण, मान लो दोस्तों गोलीय दर्पण है। अब यहां पर बोला गया है, पहला ऑप्शन है, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है। ये हो गया दोस्तों मुख्य अक्ष, तो ये हुआ दर्पण। तो सही में ये दर्पण पर क्या होता है? अभिलंब होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना, यहां पर ये वाला बना लेते हैं हम, क्योंकि उस दर जगह नहीं है। ठीक है, देखते हैं। ये हुआ गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण का एक हिस्सा हुआ। ये जो मान लो दोस्तों अवतल दर्पण है, इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है अवतल दर्पण। तो जो मुख्य अक्ष की बात हो रही है, तो यहां पर आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष का केंद्र क्या है? सी। और सी जब केंद्र के द्वारा किसी भी गोलीय भाग में लंब डाला जाता है या फिर रेखा खींचा जाता है तो हमेशा अभिलंब होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो याद रखना, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपतन बिंदु, अगर से मैं यहां से प्रकाश किरण को छोड़ रहा हूं तो आपतन बिंदु तो यहां हुआ, जबकि आपतन बिंदु यहां पर बोल रहा है ऑप्शन में, ये सा नहीं होता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो दोस्तों सही बात है कि ये मुख्य फोकस होता है वो मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। और याद रखना, F = R/2 होता है, जहां पर R क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या, जिसकी जो दूरी है ये ध्रुव से लेकर केंद्र तक होता है। ठीक है, F = R/2, अर्थात F जो है यहां भी बराबर, यहां भी बराबर। आगे बढ़ते हैं। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण, फिर से दोस्तों ये मान लो वक्रता, ये क्या है? अवतल दर्पण है। और यहां पर बोला गया है कि अगर सिर्फ जो आपतित प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो यहां पर क्या होगा? जो प्रकाश किरण जिस दिशा में गया है उस दिशा में ये वापस हो जाएगा। तो अर्थात इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा, कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद ब्लैंक्स और ब्लैंक्स उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर 3 जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से उत्पाद उत्पन्न होंगे? ये हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH ये क्या होता है? तो याद रखना, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्लोर मीन्स हो जाएगा क्लोरीन, एल्कली यानी कि होता है क्षार, और साथ में क्या उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन। तो यहां पर ये क्षार भी है, क्लोर मतलब कि क्लोरीन भी है, और साथ में हाइड्रोजन। अब ये होता क्या है? तो याद रखना, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्या होता है? NaCl। NaCl का जो तरल रूप होता है एक्वस फॉर्म, इसे कहा जाता है क्या? ब्राइन। इसे क्या कहते हैं? ब्राइन। और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमको? तीनों, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है तो इसे कहा जाता है अंतः स्यंदन, मतलब कि इनफिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? तो याद रखना कि अभी जब बरसात के बाद जो पानी भर जाता है उसका कुछ भाग जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वो वाष्प में बदल जाता है, साथ में कुछ भाग जो होता है हमारे जमीन में रिस कर जाने लगता है, रिस कर जाने लगता है तो वो स्वच्छ होकर जाता है, अर्थात फिल्टर होकर जाने लगता है, उसको बोला जाता है निस्यंदन। तो यहां पर यही उत्तर क्या होगा? अंतः स्यंदन। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को पलट देता है। तो बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं विद्युत मोटर का कौन सा भाग। तो याद रखना सबसे पहले इसमें तो उत्तर आएगा विभक्त वलय। विभक्त वलय इसी को कहा जाता है दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। इसे क्या कहते हैं हम? दिक् परिवर्तक। यहां पर जो देख रहे हैं इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग। ये जो होता है दोस्तों इस प्रकार होता है, ये इस प्रकार से होता है रिंग यहां पर, और यही क्या करता है? यही करता है धारा प्रवाह की दिशा को उलट देता है। ठीक है, साथ में ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये दोनों मिलकर कहते हैं इनको आर्मेचर। क्या कहते हैं इनको? आर्मेचर, जो ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? तो सबसे पहले धारावाही परिनालिका की बात करते हैं। धारावाही जो परिनालिका होता है वो इस प्रकार होता है, इस प्रकार। जब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अभी परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका। लेकिन जब इसको हम किसी बेटी से जोड़ देंगे और इसमें अगर से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? अब कहेंगे धारावाही परिनालिका। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो बिल्कुल, हमने बचपन में खेल खेले होंगे दोस्तों। यहां पर क्या होता है, हम किसी तार को लेते हैं और उसे कुंडली के रूप में परिवर्तित करके उसमें से अगर बेटी से टच करते हैं तो उस स्थिति में अगर उन तारों के बीच में हम कोई लोहे का राड लेते हैं, क्या लेते हैं? मान लो एक कील लेते हैं, मान लो एक कील लेते हैं, तो कील अगर से हम उस तार के बीच में कील को रख देते हैं तो क्या होगा? ये जो कील है वो चुंबकित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये चुंबकित हो जाएगा। और जब चुंबकित हो जाएगा अर्थात वो आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगेगा? आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, यानी कि एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? यह एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्षण चुंबक आया है तो याद रखना, क्षण चुंबक में जो ध्रुव होते हैं, क्षण चुंबक में जो ध्रुव होता है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब इनको बदला भी जा सकता है, बदलेंगे तब जब उनका धारा परिवर्तन की दिशा में अगर से चेंज करते हैं तभी बदलेंगे, नहीं तो वो नहीं बदलेंगे। इसको आप लोग क्षण चुंबक मान सकते हो क्योंकि इसमें क्या है? ध्रुव जो है एक निश्चित है, नॉर्थ और ये साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां पर चुंबक के बारे में बताया गया है दोस्तों। चुंबक के बारे में बताया गया है तो याद रखना, जो चुंबक होता है उसमें चुंबकीय किरणें कैसे निकलती है? तो याद रखना ये नॉर्थ से निकलता है और ये साउथ के रूप में प्रवेश करता है। बाहर में तो ये नॉर्थ के रूप में निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन याद रखना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में क्या करेगा? बाहरी अंदर में प्रवेश करता है। मतलब चुंबक के आंतरिक हिस्से में चुंबकीय विकिरण किस रूप में गमन करते हैं? तो साउथ से लेकर नॉर्थ में। यहां पर कंफ्यूज होंगे तो याद रख लेना, एन से निकलना याद रख लेना और एन से ही निकलेगा कौन सी? चुंबकीय विकिरण। और किस प्रकार? एक गोले के रूप में समाहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन, निम्न अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। यहां पर है फेरस सल्फेट और क्या है? फेरस सल्फेट। यहां पर सॉरी, यहां पर ये तीर का निशान है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। फेरस सल्फेट, आपने नाम सुने होंगे, फेरस सल्फेट 7H2O। फेरस सल्फेट 7H2O, इसे कहा जाता है नीला, इसे कहा जाता है हरा थोथा। क्या कहते हैं इसको? हरा थोथा। जब इसको गर्म करेंगे तो याद रखना, इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमको? ट्वाइस FeSO4 प्लस 7H2O। अब इस ट्वाइस FeSO4 को जब गर्म करोगे तो हमको प्राप्त क्या क्या होगा? एक तो प्राप्त होगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और एक प्राप्त होगा SO2 और साथ में SO3 भी प्राप्त होगा। तो यहां पर देख लीजिए कि आंसर क्या क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले P का मान होगा 2, यानी कि 2 और साथ में P के बाद Fe2O3 1 है और
SO2 भी 1 है और SO3 भी क्या है, 1 है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 1 1 और 1। आगे बढ़ते हैं, क्या है, नीचे दी गई तालिका में गर्भ निरोधन की 4 विधियां और उनके कार्य के तरीकों को दर्शाती है, कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहां पर जो विधि एक साइड दिया है विधि, सेकंड साइड दिया है प्रभाव। देखते हैं, पहला है कॉपर टी, दूसरा है मुखी गोलियां, तीसरा है कॉन्डम और चौथा है नलिका उच्छेदन। अब यहां पर अगर ये क्वेश्चन भारी लग रहा होगा तो आप लोग इसमें ऑप्शन को डिलीट करते जाइए। हम सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, कंडोम के बारे में जानते हैं। तो कंडोम के बारे में जब जानते हैं तो इसका ऑप्शन ढूंढो कि कंडोम करता क्या है। कंडोम क्या करेगा, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकता, नहीं, शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते, तो सी का होगा 2। सी का 2 कहां है, 4 3 4 यहां पर, तो ऑप्शन हो गया हमारा एकमात्र ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है कि कंडोम का जो कार्य है शुक्राणु गर्भाशय की ग्रीवा तक नहीं पहुंचते, यही उसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी क्या हुआ, सत्य हुआ। अब देखते हैं और, तो अब उसके बाद मुख्य गोलियां, जो गोलियां पिल्स ली जाती है, इसमें क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, हार्मोन्स को ही चेंज कर देते हैं। और जब हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं तो रोपण रुक जाएगा। क्या हो जाता है, रोपण रुक जाता है, अर्थात इम्प्लांटेशन रुक जाता है। इम्प्लांटेशन रुक जाता है कहने का मतलब क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो अंडाणु रोपण होना है, अर्थात यहां पर इस फुटिका से जो अंडाणु निकलना है वो अंडाणु नहीं निकल पाता, अर्थात अंडाणु बाहर नहीं आएगा इस गोलियों से। अगर सपोज मान लो बाहर आ गया तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो अंडाणु होगा शुक्राणु के साथ मिलने के बावजूद भी ये अंतःरोपण नहीं कर पाएगा, अर्थात गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा हो गया कॉपर टी। कॉपर टी का कार्य क्या होता है, तो कॉपर टी का कार्य होता है, ये देखिए टी आकार का एक यंत्र है जिसे कहां पर ग्रीवा में रखा गया है। ये क्या करता है, तो याद रखना इसका मुख्य कार्य होता है फैगोसाइटोसिस को उत्पन्न करना। अब ये फैगोसाइटोसिस को उत्पन्न करके क्या करेगा, तो याद रखना अगर शुक्राणु इस गर्भाशय ग्रीवा तक प्रवेश कर चुका है तो शुक्राणु को क्या करता है, ये खत्म करने का कार्य करता है। शुक्राणु को क्या करेगा, खत्म करेगा। और नलिका उच्छेदन में क्या होता है, तो इसमें निषेचन रुक जाता है, निषेचन उत्पादन। ये नलिका जो उच्छेदन होता है वो परमानेंट विधि है, गर्भधारण को रोकने के लिए परमानेंट विधि क्या है, तो नलिका उच्छेदन होता है, जिसके अंतर्गत एक आता है ट्यूबेक्टोमी, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबेक्टोमी, और सेकंड होता है वेसेक्टोमी। ये ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, तो इस फेलोपियन ट्यूब, इसे क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब, इसे एक बार काट कर इसको दोनों साइड से बांध दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता। और वेसेक्टोमी में क्या होता है, तो वेसेक्टोमी में याद रखिएगा कि जो पुरुषों में शुक्र का वहन करने वाला या शुक्र को ले जाने वाला जो शुक्रवाहिका होता है, शुक्रवाहिका को काटकर उसे भी बांध दिया जाता है, और ये होता है परमानेंट विधि गर्भधारण को रोकने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहां पर। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।